मोनू, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? पर कहाँ दीदी? ऊंची लाल पहाड़ी पर। ना बाबा ना, मम्मी कहती है वहाँ तो 4 बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। अरे नहीं पागल, सुना है वो भी हमारी तरह इंसान ही है, कोई राक्षस नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चाहे जो भी हो दीदी, मुझे तो बहुत डर लगता है हम राक्षसों से, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर तेरी मर्जी, हम लोग यहीं खेलते हैं। माधोपुर गांव की लाल पहाड़ी पर चमन लाल के 4 जादुई बेटे रहते थे और चारों के पास अलग अलग शक्तियां थी। सबसे बड़े बेटे भीम के पास भारी से भारी सामान को उठा सकने की शक्ति थी, फिर चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो। दूसरे बेटे राघव के पास हवा से भी तेज भागने की शक्ति थी और तीसरे बेटे किशन के पास अपने शरीर को कितना भी लंबा करने की शक्ति थी। तो वहीं चौथे बेटे मोहन के पास किसी भी चीज को सुंदर बनाने की शक्ति थी। एक दिन ऐसे ही छोटा भाई किशन सोते हुए बड़े भाई भीम के साथ मस्ती के मूड में होता है। अरे अरे, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? चैन से सोने दो मुझे। अच्छा, परेशान करते हो और ऊपर से हंसते भी हो। मुझे कच्ची नींद से उठा दिया तुमने। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ मैं। और तभी भीम दोनों हाथों से अपने बेड को उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। तेरा भी यही हाल करूंगा मैं। तभी किशन घबराते हुए कहता है, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस इतने में ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगली बार से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। भैया, आपको गुस्से में देखकर मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है, बताओ तुझे फिर से? ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। तभी मोहन भी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भैया, आपका बेड तो आपने अपने आप ही तोड़ दिया, अब आप सोएंगे कैसे? रुकिए, मैं अभी अपने जादू से इसे जोड़कर सुंदर बना देता हूँ। फिर मोहन अपने जादू से उस बेड को फिर से सुंदर बना देता है। भाई वाह, कमाल कर दिया। चलो अब सब चलकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। ठीक है चलो, वैसे भी सोकर उठ के तो मुझे भी बहुत तेज भूख लग जाती है। इसके बाद तीनों खाने की मेज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो अभी तक खाना रेडी नहीं होता। तभी भीम जोर जोर से चिल्लाता है, राघव, अरे ओ राघव, कहाँ मर गया? जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और तभी राघव वहां जादू से पहुंच जाता है। हाँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अभी लो, खाना हो या कहीं जाना हो, मैं सब फटाफट कर लेता हूँ। अभी देखो तुम दोनों। इसके बाद राघव झट से किचन में जाता है और 2 मिनट में सबके लिए खाना बनाकर ले आता है। और जैसे ही वो खाने की मेज पर बैठने लगते हैं तो राघव को मस्ती सूझती है और वो जादू से किशन की चेयर गायब कर देता है, जिससे कि किशन धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर राघव, मोहन और भीम जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक शाम 8 साल की पिंकी जंगल में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किशन आ जाता है। अरे ओ छुटकी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! उसे देखते ही पिंकी के पसीने छूटने लगते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। जी कुछ नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरी मदद? पर वो कैसे? अभी बताता हूँ। इसके बाद किशन अपने हाथों को लंबा करता है और पेड़ से आम तोड़कर पिंकी को दे देता है। पिंकी ये देखकर बहुत ही खुश होती है और जाते जाते किशन से कहती है, धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छे हो भूत अंकल। भूत अंकल? भूत अंकल नहीं, राघव भैया। अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे देर हो रही है, माँ राह देखती होगी, मुझे जाना होगा। बाय बाय भैया। बाय बाय। एक दिन घर पर चारों भाई लेटे हुए होते हैं। तभी भीम कहता है, चल यार, बहुत दिन हो गए, हम नीचे गांव का चक्कर लगाने नहीं गए। चलो आज थोड़ा टहल कर आते हैं, बहुत दिनों से इंसानों का चेहरा नहीं देखा। लेकिन लोग तो हमारा चेहरा देखकर ही डर जाते हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे भैया? लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? आखिरकार हैं तो हम भी उन लोगों की तरह इंसान ही ना। देखो भाई, जिसको जो सोचना है सोचने दो, वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। इसके बाद चारों गांव की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ से गुजरते लोग उनको देखकर झट से अपने घर में कैद हो जाते हैं। देखो भैया, हम लोगों को देखकर सब लोग कैसे भाग रहे हैं। तुम जरा यहीं ठहरो, देखो अभी मैं कैसे मस्ती करके आता हूँ। फिर किशन अपना लंबा सा हाथ करके दुकान में बैठे लाला के सिर की टोपी उठा लेता है। लाला अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए देखता है तो वो उन चारों को देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो?
इसके बाद किशन जादू से लाला के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों लाला, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे तुमसे थोड़ा पतियाने आए हैं। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ए किशन, अब तो खाली पीली लोगों को परेशान करना बंद कर और चल वापस आ। हाँ हाँ बड़े भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद नौटी किशन अपने भाइयों के पास वापस लौट आता है कि तभी अचानक सबको धरती पर एक अजीब सा जोरदार कंपन महसूस होता है। अरे ये क्या हुआ? ये धरती क्यों कांप रही है? हाँ, मैं भी कांप उठा एकदम। मैंने भी कंपन महसूस किया। अरे पर ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो भागो, गांव में भूकंप आ गया। जल्दी से सब लोग अपने घरों से बाहर आ जाओ। अचानक से भूकंप कैसे आ गया? भैया वो वाला पहाड़ देखो, वो किस तरह से कांप रहा है। वो देखो, जमीन पूरी तरह हिल रही है। अरे अब तो सर्वनाश होगा। लेकिन ये पहाड़ क्यों कांप रहा है? रुको, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। फिर राघव अपनी तेज भागने वाली शक्ति से उस पहाड़ पर पहुंच जाता है और वहां देखते हुए कहता है, सर्वनाश, ये तो ज्वालामुखी है। अगर ये फट गया तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बाद राघव वापस आता है और अपने भाइयों से कहता है, भाइयों, पहाड़ पर तो ज्वालामुखी फटने वाला है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। तो क्यों ना हम इसके बारे में सबको बता दें। अरे पर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं झट से सबके कान में बोल कर आता हूँ। तभी राघव झट से सभी गांव वालों के कान में कहकर आता है, क्या हमारे गांव में ज्वालामुखी फटने वाली है? हे भगवान, हमारी मदद कर। इसका मतलब हम सब लोग जलकर मर जाएंगे। ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी पिंकी और मोनू उन चारों की तरफ दौड़े चले आते हैं और कहते हैं, भैया हमारी मदद करो, हम सबको बचा लो। हाँ भैया, हमारी मदद करो। लेकिन तुम हमारे पास कैसे चले आए? क्या औरों की तरह तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? नहीं भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान ही हो और बहुत अच्छे हो। तो आप हम सबकी जान बचाएंगे ना? बोलिए। हाँ हाँ बचाएंगे, हमें बचाना ही होगा। लेकिन ज्वालामुखी से बचने का आखिरकार उपाय क्या है? मैं एक काम करता हूँ, अपने लंबे हाथों से नदी का पानी निकाल लाता हूँ। लेकिन अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो और आग पकड़ेगा। तो फिर हम गांव के लोगों को कहीं दूर ले जाते हैं। पर इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें गांव के लोगों को बचाना होगा। ये गांव भले ही जल जाए, लेकिन इसके लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे गांव और गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। पर वो कैसे भैया? मेरे पास तो पहाड़ को उठाने की शक्ति है ना। किशन, तू अपने लंबे हाथों से मुझे उठाकर उस पहाड़ तक ले जा। मैं उस पहाड़ को उठाकर गांव से बाहर रख दूंगा, जिससे ज्वालामुखी गांव वालों तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो लावा तो उस पहाड़ से नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। वाह बड़े भैया, क्या दिमाग लगाया है आपने, तो कमाल कर दिया। इसके बाद किशन अपने लंबे हाथों से भीम को उठाता है और उस पहाड़ पर रख देता है और फिर राघव को भी उस पहाड़ पर पहुंचा देता है। अरे ये क्या, तुम क्यों आए? तुम धीरे धीरे चलोगे तो तुम्हें पहाड़ को उठाकर वहाँ तक रखने में समय लगेगा। तुम पहाड़ को उठाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इसके बाद भीम उस पहाड़ को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है। अरे वाह बड़े भैया, अब तुम देखो मेरा कमाल। राघव अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तेज रफ्तार से भीम को पहाड़ के साथ कुछ सेकंड के अंदर ही गांव से बाहर पहुंचा देता है। अरे वो देखो, वो लोग पहाड़ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमारी जान बचा ली। क्या बात है, हम बच गए। जिनको तुम सब लोग भूत कहते थे, आज उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। बिल्कुल सही कह रही है पिंकी, आज उन चारों की वजह से ही ये गांव बच पाया है। चलो अब उनके पास चलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज तुम चारों की वजह से हम गांव वालों की जिंदगी बच गई भैया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को गलत समझा। अरे नहीं नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हैं? और शुक्रिया किस बात का? आखिर है तो ये भी हमारा ही गांव ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गांव भी तुम्हारा ही है और आप सब इस गांव के सदस्य हैं। तो अब से आप भी हमारे साथ इसी गांव में रह सकते हैं। हाँ, हम सब भी आप लोगों के साथ इसी गांव में मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम सब साथ रहकर बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले और चारों जादुई भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही पूरा गांव उनकी जय जयकार करने लगता है। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम था मुझसे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से।
सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशा की यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भभका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ा कर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूँ हाँ करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें।
लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ हो ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयाँ बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयाँ भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। 10 रुपए दे? की चीज़ है?